नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का उच्चारण इस स्वर तंत्र में किस किस स्थान से होता है, कैसे होता है, मैं अपने मुख से भी आपको मौखिक रूप से भी बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, व्यवहारिक रूप में, और साथ में बोर्ड पे लिखा हुआ भी बताऊंगा। तो ये जो है सबसे पहला जो स्थान है वो होता है कंठ। पहले नंबर पे आता है कंठ वाला स्थान, नंबर 1 पर आएगा कंठ। फिर उसके बाद में आता है तालु, वो नंबर 2 पर आता है। फिर नंबर 3 पर आता है मूर्धा, नंबर 4 पर दंत, नंबर 5 पर ओष्ठ। इस तरह से 5 उच्चारण स्थान है। और छठे नंबर का उच्चारण स्थान नासिका है। कौन है? नासिका। क्योंकि हर वर्ग का पंचम वर्ण, का वर्ग का पंचम वर्ण, चा वर्ग का पंचम वर्ण, टा वर्ग का पंचम वर्ण, ता वर्ग का पंचम वर्ण और पा वर्ग का पंचम वर्ण, ये अपने अपने मूल स्थान से तो बोले ही जाते हैं, उच्चारित होते हैं मूल स्थान से, साथ में ही ये नासिका से भी बोले जाते हैं। मैंने अपने मूल स्थान और साथ में नासिका, दोनों स्थानों से पांचवें वर्ण बोले जाते हैं। इनका नाम अलग अलग स्थान से उच्चारण होने के कारण इनका वर्ग का नाम और वर्ण का नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले जब फेफड़ों से वायु बाहर आती है तो सबसे पहले वो स्पर्श करती है कंठ का। अब कंठ का स्पर्श करे और कंठ में कोई रुकावट, कोई अवरोध ना हो वायु के मार्ग में, यानी प्राण के मार्ग में, प्राण कहा जाता है फेफड़ों से बाहर आने वाली वायु को, उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा कंठ में, वो सीधी बाहर निकल जाएगी। सीधी बाहर निकलेगी तो एक ध्वनि आएगी सिर्फ, और कुछ नहीं ध्वनि निकलेगी, हा हा। तो इस तरह की एक ध्वनि आएगी। फिर उसे अगर कंठ में रुकावट नहीं हो, कहीं तालु में हो जाए, तो इस तरह के वर्ण बोले जाएंगे। उसी प्राण के मार्ग में अगर मूर्धा कि यहाँ रुकावट आ जाए, या उसी के मार्ग में दंतों के द्वारा रुकावट आ जाए, अवरोध आ जाए, या ओष्ठ के द्वारा, तो विभिन्न प्रकार के ये वर्ण जो है उच्चारित होंगे। तो कंठ जो है वो कंठ हमारा यहाँ होता है, कंठ हमारा यहाँ होता है। ये जो कंठ है, इस कंठ में जिह्वा का मूल जो होता है, जीभ की जो जड़ होती है, वो रुकावट पैदा करता है कंठ में। कंठ में जिह्वा का जो मूल होता है, जैसे ये जीभ है, ये तालु है ऊपर का, ये आपकी नली बन जाएगी इन दोनों हाथों से, तो जीभ बार बार इस तरह से पीछे जाती है। तो जिह्वा का जो मूल होता है, जो हमारी कंठ की नली होती है, वो प्राण के बाहर आने वाली नली होती है, वो संकीर्ण होती जाती है, सिकुड़ती जाती है। इस कारण से ये कंठ के वर्णों का उच्चारण होता है। इसमें एक और विशेष बात है कि कंठ वर्णों का जब उच्चारण होता है तो ये वर्ण केवल यहाँ के अवरोध, यहाँ की रुकावट, यानी प्राण के मार्ग में, वायु के मार्ग में, फेफड़ों से आने वाली वायु या प्राण के मार्ग में जो रुकावट यहाँ आ रही है केवल कंठ में, और कहीं रुकावट नहीं आएगी, तो पूरा मुंह तो खुला रहेगा, पूरी मुख गुहा खुली रहेगी। जबान में कोई हरकत नहीं, दांत में कोई हरकत नहीं, ओष्ठ में कोई हरकत नहीं, तालु में तो कोई किसी प्रकार का प्रभाव ही नहीं रहेगा। तो सिर्फ कंठ में अवरोध आएगा, पूरा मुंह खुला रहेगा, पूरी मुख गुहा जो है खुली रहेगी। ये इसकी पहचान है कंठय वर्ण की। कंठय वर्ण में सिर्फ यहाँ वायु में, प्राण के मार्ग में अवरोध रहेगा, तभी ये वर्ण उच्चारित होंगे। तो मैं इन वर्णों को उच्चारित करता हूँ, मेरे मुंह को आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ का, तो पूरा मुंह, का से हाथ तक जितने भी मैं बोलूँगा सारे के सारे वर्ण बोल दिए जाएंगे। मुंह एक भी बार बंद नहीं होगा, एक भी बार खुलेगा नहीं, और एक भी बार खुला रह जाएगा पर बंद नहीं होगा, बार बार खुलेगा और बार बार बंद नहीं होगा। देखिए ज़रा, मैंने बोला का, कंठ से केवल ध्वनि आई है, यह तालु है, जबड़े का ऊपरी खाली स्थान, जीभ है, और जीभ अगर इस तरह से पीछे लौट जाए तो इसको मूर्धा कहेंगे। ये दांत है, दांत इनको दंत कहें। जीवा का अग्रभाग दांत के जड़ को, चाहे ऊपर वाले दांत की जड़ को या नीचे वाले दांत की जड़ को स्पर्श करे तो दंत बोले जाएंगे। ओष्ठ से अगर कोई उच्चारण हो तो फिर वो ओष्ठे बोले जाएंगे। तो ये सिर्फ कंठ में बोला जाएगा। तो कंठ से जैसे ही मैंने बोला का, मुंह खुला है, फिर मैं सारे वर्ण बोल दूंगा, मुंह खुला ही रहेगा। का, खा, गा, घा, अंगा।
ये पांचवा वर्ण जो है ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बार बार ध्यान दीजिएगा, इसको अंगा ही बोलना, अंगा अंगा, का खा गा घा अंगा आ हा। अब मैंने पूरे 8 के 8 वर्ण आपको सामने मैंने बोल दिए, का खा गा घा अंगा आ हा, सारे वर्ण मैंने बोल दिए, मुंह बंद नहीं हुआ। का खा गा घा अंगा आ हा। चलिए अगला तालु। तालु किसे कहेंगे? तो तालु जो है ये भाग जो ऊपर का, ये भाग, ये ऊपर का जबड़े के अंदर एक खाली भाग है, उसको तालु कहते हैं। पर तालु में स्पर्श वायु क्यों करेगी? क्योंकि वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं, जीभ सीधी नीचे यूँ पड़ी है, जीभ इस तरह से पड़ी है, तो तालु के मार्ग, तालु को तो स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी जीभ ये बीच में से यूँ उठती है, और ये है आपका तालु, ये भाग आपका तालु है, ये मान लीजिए, और ये जीभ रखी है तो खाली स्थान पड़ा है, लेकिन जीभ कभी कभी यूँ हो जाए तो आगे से झुकी हुई, पीछे से झुकी हुई, बीच में से ऊपर उठ जाए, तो फिर प्राणवायु जो आएगी वो प्राणवायु यहाँ तालु को स्पर्श करेगी। तो अब जीभ यूँ तो मुड़ जाएगी इस तरह से, लेकिन जीभ और दांत का स्पर्श इस तरह से हो जाएगा ये, तो अब हवा कहाँ से निकले? तो जीभ फिर इस तरह से गोल भी हो जाती है, इस तरह से। तब इस तालव्य वर्णों की ध्वनि एक विशेष प्रकार की छम छम की आवाज़ से निकलती, अच्छी सी आवाज़ उसकी निकलती है। ये सारी ध्वनियाँ बहुत अच्छे से निकलेंगी। अब आप मेरे मुंह को देखिएगा, विशेष रूप से देखिएगा, वीडियो मैंने कई देखे हैं, मेरा वीडियो देखेगा तो आपको ऐसे कोई, अभी तक मेरा अनुभव है जो मेरे देखा गया उसमें तो अभी तक किसी ने ऐसे मुख से व्यावहारिक रूप में प्रैक्टिकली बोल के नहीं बताया। मैं प्रैक्टिकली बोल के बताऊंगा, और स्पेशली इस शाह के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरे मुंह को ज़रूर देखिएगा, मुंह को देखिएगा। जीभ इस तरह की बनती है, तालु से कैसे बोला जाएगा? देखिए, च, ये बोला मैंने, छ ज, ये विशेष प्रकार की आवाज़ आ रही है, च छ ज झ या ई या श। ध्यान दीजिए, मैंने श को बोला है बिल्कुल अलग तरह से। तालु से वायु का, प्राण का स्पर्श हुआ, इस कारण श बोला गया। श, मेरे मुंह की आकृति को देखिए, श। तो च छ ज झ या, ये अंगा था, ये इया है पांचों वर्ड, ई या श, ये हुआ। चलिए अगला वर्ण जो है, अब हम अगले वर्ण पे बात करते हैं। अब मूर्धा क्या होती है? मूर्धा का अर्थ क्या होता है? मूर्धा का अर्थ होता है जीभ के अग्रभाग का पीछे मुड़ना, मूर्धा है, और सीधा हो जाना सामान्य स्थिति है। तो जीभ हमारी ऐसे पीछे मुड़ती है, देखिए मेरी जिह्वा को पीछे मुड़ी हुई है, तो इस तरह से पीछे मुड़ेगी तभी इन वर्णों का उच्चारण होगा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मूर्धा का अर्थ ही यह होता है जीभ का पीछे मुड़ना। जीभ का जो अग्रभाग है वो उसका पीछे मुड़ना होगा, तभी ये वर्ण बोले जा सकते हैं, तो इसको मूर्धा कहते हैं। कई लोगों ने, मैंने वीडियो देखे, उनको बता रखा उन्होंने कि जीभ के बीच के भाग को मूर्धा कहेंगे। कैसे कहेंगे मूर्धा? नहीं, मैं मानता हूँ हाँ उनने ठीक है, सही पढ़ा है, लेकिन मेरा भी तो देखिए वीडियो कैसा लगता है। चलिए, जीभ के अग्रभाग को पीछे मोड़ें, ये इस तरह से, तो मोड़, जीभ अब जो है तालु की ओर मुड़ेगी, फिर नीचे जाएगी, तब इन वर्णों का उच्चारण होगा। इसलिए मुड़ने के कारण ही इसको मूर्धन्य कहा। टा, ठा, दा, धा, ड़ा, रा, पीछे भी जीभ मुड़ती भी है और कांपती भी है, वाइब्रेट भी करती है। रा, री, शा। ध्यान दीजिए, पहले का मैंने जो तालव्य शा बोला था, उसके लिए मुंह देखिए मेरा, शा, जीभ इस तरह से मुड़ी है, तालु से आवाज़ आ रही है, इसलिए शा। इस सा को बोलने के लिए जीभ को मैं पीछे मोड़ना पड़ेगा, शा 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 शा, वो था शा व शा, इसलिए जीभ पीछे मुड़ेगी तभी मूर्धनी शकार बोला जाएगा। जीभ मेरी इस तरह से होगी गोल आगे से, शा, तब बोला जाएगा तालव्य शकार। अब आते हैं मूर्धनी के बाद में दंतय वर्ण। अब दंतय वर्णों में होता क्या है कि जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांत या नीचे के दांत के मूल को छुए और फिर नीचे ऊपर प्रतिक्रिया दे जीभ,
नीचे ऊपर हो, हिले डुले, तो फिर ये दंतय वर्ण उच्चारित होते हैं। जैसे ता, जीभ थोड़ी सी बाहर भी रहती है दांत से, ना भी हो तो भी ता बोला जा सकता है। तो ता दांत से जीभ के स्पर्श के कारण ता, था, दा, धा, ना, ला, सा बोला जाएगा। तो ये सा भी अलग है। चलिए देखते हैं। ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, सा। ध्यान से देखिए। बो शा देखिए, तालब्बी शकार शा, मेरे मुंह को देखिए, शा। मूर्धनी शकार शा, शा। फिर दंतय शकार सा, सा, जीभ बाहर, दांत को स्पर्श करती हुई, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, शा, शा, सा, सा। इस तरह से ये बोला जाएगा। तो ये दंतय वर्ण होते हैं। बाद में जो ओष्ठ ही ओष्ठ के स्पर्श से, ओष्ठ के स्पर्श से, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो ओष्ठय वर्ण कहलाते हैं। ओठ का ओठ से स्पर्श होता है, चिपकते हैं। पा, फा, देखिए मेरी तरफ, पा, फा, बा, भा, मा। लेकिन ऊ में बीच वाला ओठ का हिस्सा स्पर्श नहीं करेगा भाग, साइड वाले ये दोनों किनारे वाले ओठ का स्पर्श ही ओष्ठय वर्ण ऊ का उच्चारण करवाता है। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ऊ, ये स्पर्श हुआ। इस तरह से 5 वर्ग हैं। एक और इसमें विशेष वो आता है, जैसे ए और आई का उच्चारण कैसे होता है। तो ए कैसे बनती है, ए बनती है आ धन ई से। तो आ का उच्चारण वो कंठ है और ई का उच्चारण तालु है। तो ये हो जाएगा कंठ और ये हो जाएगा तालु। तो कंठ तालु से बोली जाएगी ए आई। ए आई कहाँ से बोली जाएगी, कंठ तालु से। इसी तरह ओ औ, ये कहाँ से बोले जाएंगे। तो ओ किन किन से मिलके बनता है, आ और ऊ से। तो इसका स्थान है कंठ और ऊ का स्थान है ओष्ठ। तो इसको बोलेंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। क्या क्या बोलेंगे हम, ये कंठ तालु से बोला जाएगा और ये कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा, ओ औ। अब बचता है एक वर्ण और, वा। वा में और इस बा में अंतर ये है, इस बा को जब बोलते हैं तो होंठ स्पर्श करते हैं, बा, बा। जब इस वा को बोलते हैं तो होंठ स्पर्श नहीं करते, वा, वा। ये है बा, बा, ये है वा, वा। तो ये वा है, ये दंत ओष्ठ से बोला जाता है। किससे, दंत से और ओष्ठ से। किस किस से, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, कौन, वा। ये मैंने सारे वर्ण बता दिए हैं। अब इसमें एक बात और बतानी थी कि ये पंचम वर्ण, जैसे ये अंगा है कंठ वर्ण का, तो ये अंगा कंठ से और साथ में नासिका से, ये कंठ और नासिका से बोला जाएगा अंगा। फिर आया ये इया, जो तालु इसका मूल स्थान है और प्लस नासिका से भी इसको बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा तालु नासिका। फिर है अड़ा को मूर्धा और नासिका। अड़ा को कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से और नासिका से। ना को कहाँ से बोला जाएगा, दंत और नासिका से। माँ को कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ और नासिका से। तो ये जो पांचों वर्गों के पंचम वर्ण हैं, ये अपने अपने मूल स्थान और नासिका से बोले जाएंगे। जैसे अंगा कंठ और नासिका, या तालु और नासिका, अणा मूर्धा और नासिका, ना दंत और नासिका, माँ और ओष्ठ और नासिका। इस तरह से ये बोल के बताया जाता है। धन्यवाद। अब आप देखिएगा इस वीडियो को।